हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप कल्टीवेशन में क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उन स्टेप्स में से हमने 3 स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें किस तरह के टूल्स यूज़ होते हैं वो भी पढ़ा है। कौन कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहला था हमारा कि हम किस तरह से सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद सो कैसे करते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, देन थर्ड क्या था, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। ठीक है, अब ये 3 स्टेप्स हमने पढ़े हुए हैं। अब आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे, जैसे कि इरिगेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इरिगेशन से। इरिगेशन है, देखो, वाटर। ठीक है, इरिगेशन मतलब क्या हो गया कि जो हमारा प्लांट है वो ग्रो हो रहा है तो उसको वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उसको कितना पानी चाहिए वो उसे सप्लाई करना इज़ इरिगेशन। ठीक है ना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। ठीक है, अब देखिए इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पानी चाहिए होता है। वाटर क्या है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जो वाटर है, जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? सॉइल में से। सॉइल में वाटर होता है और जो इसके रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स हैं, रूट्स हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जाइलम नाम का एक ट्यूब होता है, वो वाटर को पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाता है। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है कि जैसे वाटर जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले की क्लास में। ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विच वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चलिए, तो वाटर हमने देख लिया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो प्लांट है उसमें 90% उसमें वाटर होता है। ठीक है, वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स जो हम ऐड करते हैं वो भी रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर के साथ में ही। ठीक है, देखिए प्लांट का जो ग्रोथ है ना, अगर आप उसको ड्राई कंडीशन में रखेंगे या वाटर नहीं देंगे तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। प्लांट भी नहीं ग्रो कर सकता है जो आपने सीड सो किए हैं, अगर वो उनको आप ड्राई रखेंगे ना तो दे विल नॉट जर्मिनेट। उनको जर्मिनेट होने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition। ठीक है, ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन इम्पॉसिबल होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। किससे होता है? जाइलम से, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कड़ाके की ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है तो फ्रॉस्टिंग होती है ना, तो उस फ्रॉस्ट से भी हमें जो प्लांट होते हैं उनको वाटर बचाता है। प्लस जो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलता है, उससे भी प्लांट्स को बचाता है। कौन? वाटर। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो सॉइल है जिसमें हम अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे, कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको मॉइस्चर उसमें होना ही चाहिए, उसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, वो ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है ना, पैडी है। तो ये सब को अलग अलग तरह से इनकी ग्रोथ के कंडीशंस होते हैं। ठीक है, जैसे किसी को
टेम्परेचर लो चाहिए तो किसी को हाई टेम्परेचर चाहिए, किसी को हाई रेनफॉल चाहिए तो किसी को लो रेनफॉल चाहिए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस होती हैं सबकी। सिमिलरली इसी तरह से वाटर किस क्रॉप को कितना चाहिए वो भी वैरी करता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी फार्मर्स को होती है कि हमें अपने इस क्रॉप को इतना पानी देना है तभी इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, यही लिखा है कि कितनी बार और कितना पानी किस क्रॉप को चाहिए ये वैरी करता है, ठीक है। सॉइल टू सॉइल भी वैरी करता है। अगर आपका सॉइल ड्राई वाला है, ठीक है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो वाटर अपने आप धीरे नीचे चला जाता है, सीप इन हो जाता है, ठीक है। तो वो प्लांट के लिए नहीं रह पाता है, तो उसमें आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा। अगर आपका जो सॉइल है वो लोमी टेक्सचर का है, क्लेई टेक्सचर का है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर को वहीं पे रहने देता है, वो सीप इन नहीं हो पाता है वाटर। तो अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वाटर कितना रिक्वायरमेंट है उसकी और कितनी फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की वो सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है, प्लस सीज़न टू सीज़न भी डिपेंड करेगा। जैसे अब गर्मी है बहुत ज़्यादा, जब समर सीजन होता है तो उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है गर्मी की वजह से, है ना। जैसे इंसानों के साथ होता है, आपके साथ होता है, गर्मी में आपको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठंड में उतना ही कम प्यास लगता है ना, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलर होता है हमारे क्रॉप्स के साथ भी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बतानी है कि जो लीव्स से वाटर निकल जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज़ नोन एज वॉट, ठीक है। प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखें आपको कितना याद है पीछे की क्लास का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब देखिए इरिगेशन हम जो फार्मर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से करते हैं बच्चे? वो वेल्स यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स, ये सब है उनके सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है वो है, देखिए जैसे वेल्स हैं, ठीक है, यहाँ से वाटर को निकालना है पहले, ठीक है। वेल्स के अंदर से पहले पानी को निकालेंगे तब तो फील्ड में पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, यही डिफरेंट होता है, किस तरह से वाटर को निकाला है, पानी वाटर को निकाला है वेल से या कैनाल से, और किस तरह से हमने अपनी फील्ड में पहुंचाया है। तो कहीं पे इंसान खुद ही निकालता है वाटर को वेल से, कहीं कहीं पे हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, मेनली कैटल्स वगैरह को, ठीक है। सो ये जो मेथड है ये चीपर भी है, ठीक है, लेकिन बहुत लेस एफिशिएंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या नाम है उनके। तो देखिए ये हैं मोट, ठीक है, मोट ये वाला है, एक सेकेंड, हाँ मोट ये है, ठीक है। ये देखिए ये इसमें क्या कर रहा है, ये इंसान खुद ही पुली सिस्टम से वाटर को निकाल रहा है और फिर फील्ड में डाल दे रहा है। देन आता है चेन पंप। चेन पंप ये है, ठीक है, चेन पंप देख रहे हैं, इसमें इंसान नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से गोल सा बना दिया है, व्हील लगा दिया है, और फिर ये देखिए पाइप है, ये रस्सी से इसको बांधा हुआ है और चेन से ये कैनाल से वाटर को निकाल रहे हैं और फिर भेज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा है ढेकली। ये देखिए ढेकली में इस तरह से ये देख रहे हैं वुड का है, और यहाँ पे बड़ा सा पत्थर इससे बांध दिया है, ठीक है। जब इसको पानी को हमें वेल से निकालना होता है, पत्थर को हटा देते तो ये अपने आप नीचे चला जाता है, और फिर जब निकालना होता है ऊपर की तरफ तो ये पत्थर लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है, वाटर अपने आप ऊपर आ जाता है, और फिर एक इंसान उस बाल्टी वाले पानी को ले लेता है और फील्ड में पहुँचा देता है। देन है रहत। रहत होता है लीवर सिस्टम, ठीक है। ये देखिए ये इसमें केटल इन्वॉल्व है,
ठीक है। केटल क्या कर रहा है, इसको इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रोटेट होगा और ये वाटर को लेगा, इसमें काफ़ी सारी बाल्टियाँ लगी हुई हैं, तो ये वाटर को इसमें से लेगा और फिर इधर गिराता रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया है, जो पंप्स है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉर लिफ्टिंग वाटर, ठीक है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जीज यूज्ड टू टर्न दीज पंप्स, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करके ये पंप्स को यूज़ कर रहे हैं, इनकी एनर्जी को यूज़ करके पंप्स चला रहे हैं, वो पानी को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं इरिगेशन के, तो मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर को ना इकोनॉमिकली यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा फील्ड भर दे रहे हो, नहीं, इस तरह से नहीं करते हैं। जहाँ पे क्रॉप है वहाँ पे पानी डाल रहे हैं और इतना ही पानी डालते हैं कि जितना उस क्रॉप को ज़रूरत है, ठीक है। ओवर फ्लडिंग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की कमी हो रही, स्कार्सिटी हो रही है, तो हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा आजकल क्या होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये पाइप से वाटर को सप्लाई कर रहे हैं और फिर ये एक जो बड़ी सी पाइप है वो देख रहे हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे इनका नोज़ल होता है ऊपर, और ये पानी इस तरह से फव्वारा टाइप सा, मतलब छोटा फव्वारा टाइप सा निकलता है और यहाँ के जो क्रॉप्स हैं उनको ये पानी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सिस्टम इज़ मोर यूजफुल इन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अनइवन लैंड पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स ये देखिए ये हैं, ठीक है, हैविंग रोटेटिंग नोज़ल ऑन टॉप, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसके ये रोटेटिंग नोज़ल है इसमें, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, इसमें रोटेटिंग नोज़ल है, ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। वही मैंने आपको बताया, ये देखिए ये छोटे छोटे परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये रोटेटिंग नोज़ल लगा हुआ है और ये मेन पाइप से अटैच्ड है, ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzle. तो ये rotating nozzle से पानी निकलता है। It gets sprinkled on the crop as if it is raining, ठीक है। ये इस तरह से पानी गिरता है जैसे कि रेन हो रही है, जो बौछारी सा, ठीक है। Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops, ठीक है। समझ गए आप। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं हम वाटर को इसमें, इस इरिगेशन सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम में क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्रॉप्स को। किस तरह से, देखिए मेन ये है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, इसमें कोई रोटेटिंग नोज़ल या परपेंडिकुलर पाइप्स नहीं है, ये पाइप जो है इस तरह से है और हर एक क्रॉप के पास रूट्स में डायरेक्टली ये पानी पहुंचाती है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, ठीक है। रूट्स के पास ये पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, ठीक है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। समझ गए आप। तो इस तरह से यहाँ पे पंप लगा हुआ है, पानी सप्लाई हो रहा है और ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे क्रॉप्स को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम वाटर को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इरिगेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं, देखिए वीड्स होते हैं, क्या होता है, जैसे हम अपना जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए वीट है, ठीक है। वीट क्रॉप्स के साथ कुछ और भी छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं जिनको हमने नहीं लगाया है और ना ही हम चाहते हैं कि वो उगे, बट फिर भी वो ग्रो होने लगते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ। तो वो जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हीं को वीड्स बोलते हैं, ठीक है।
In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. ठीक है, इन्हीं को weeds बोलते हैं. ठीक है, अब जो रिमूव करते हैं वीड्स को, उनको उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग. ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग बहुत ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि ये जो वीड्स हैं ना, जो वीड्स हैं वो हमारे क्रॉप के साथ कंपटीशन कर रहे हैं फॉर वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, एवरीथिंग. जो भी हम अपने क्रॉप्स को देना चाहते हैं, तो अगर उसके साथ वीड्स ग्रो हो रहे हैं तो वीड्स भी वो सब चीज़ें लेंगे, है ना. तो ये कंपटीशन कर रहे हैं और ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. वीड्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों इनको उगने देंगे. इसीलिए हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, ताकि जो वाटर, न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है सॉइल से, वो सिर्फ हमारे क्रॉप को मिले, ना कि ये अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड प्लांट्स को मिले. ठीक है, तो इसीलिए हम वीडिंग करते हैं. वीडिंग नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. thus ये हमारे क्रॉप के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. कुछ वीड्स तो इंटरफेयर करते इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. कुछ वीड्स इस तरह के भी होते हैं कि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. फार्मर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. जैसे कि है टिलिंग. टिलिंग में क्या करते हैं? टिलिंग आपको मालूम है, सॉइल को लूजन करते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप क्या करता है? अपरूट कर देता है एंड किल कर देता है इन वीड्स को. ठीक है, फिर वो उसी फील्ड में रह जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एंड गेट मिक्सड अप विद द सॉइल, और फिर एक तरह से वो हमारे लिए मेन्योर का काम कर जाते हैं. ठीक है, तो द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. तो वीड्स जो होते हैं उनको कब हटाना चाहिए? जस्ट बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. ठीक है, अब देखिए मैनुअल रिमूवल जो होता है, हाथ से जो निकालते हैं वीड्स को, फिज़िकल रिमूवल होता है, उसमें क्या करते हैं? वीड्स को अपरूट कर देते हैं, ऐसे उखाड़ देते हैं या फिर कट कर देते हैं क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, ये कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ खुरपी. ठीक है, अब हमने पढ़ा था टिलिंग में कि सीड ड्रिल जो होता है, ठीक है, वो भी यूज़ होता है इन अपरूटिंग वीड्स. ठीक है, तो सीड ड्रिल को भी यूज़ करते हैं. अब देखिए वीड्स को ना हम एक केमिकल से भी कंट्रोल करते हैं. काफ़ी तरह के केमिकल्स आते हैं, उनको बोलते हैं वीडीसाइड्स. ठीक है, मतलब वीड्स को किल करने वाला जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं वीडीसाइड्स. एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D. ठीक है, 2,4-D जो है वो एक एग्जाम्पल है वीडीसाइड का. ये क्या करता है? ये इसको जो है डाइल्यूट करके पानी के साथ मिक्स करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम इन्हें डायरेक्टली वीड्स के ऊपर या पूरे फील्ड में इसको स्प्रे कर देते हैं. ये हमारा जो क्रॉप होता है उसको डैमेज नहीं करेगा, सिर्फ जो हमारे वीड्स हैं उसको ही ख़त्म करता है. ठीक है, स्प्रेयर से इसको स्प्रे करते हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होता है. तो इस तरह से अपना मुंह जो है अच्छे से ढक के फिर इसको स्प्रे करते हैं. ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है और इसको कब स्प्रे करना है? जस्ट बिफोर वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. ठीक है, तो वेजिटेटिव स्टेज जब होती है वीड्स की, उसी टाइम पे हम इनको स्प्रे करते हैं. ठीक है, स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. वीड्स का जो स्प्रेइंग होता है वो अफेक्ट करता है बहुत सारे हेल्थ ऑफ फार्मर्स. सो ये केमिकल्स बहुत ही केयरफुली स्प्रे करने चाहिए. एंड वन शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स. ठीक है, तो केमिकल्स को स्प्रे करने से पहले अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढक लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं.
ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ये तब करते हैं जब हमारा क्रॉप एकदम मैच्योर हो चुका है, उसमें फ्रूट्स एंड सीड्स आ चुके हैं। उसके बाद हमें उसको फील्ड में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको कट करते हैं। और कहाँ से कट करते हैं? एकदम उसके ज़मीन के पास से, ठीक है, या फिर हम उसे उखाड़ लेते हैं, पुल आउट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग की ये डेफिनेशन हो गई। और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स आर इन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स ईदर द क्रॉप इज पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये 3 to 4 मंथ्स लगता है किसी भी सीरियल क्रॉप को ग्रो होने में, मैच्योर होने में। उसके बाद फिर इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग देखिए इस तरह से अगर मैनुअली कर रहे तो ये सिकल से करते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी मशीन्स आती हैं। जिस मशीन से हार्वेस्टिंग करते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। और मैनुअली तो हम सिकल से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये हार्वेस्टेड क्रॉप्स जब हमने क्रॉप्स को हमने हार्वेस्ट कर लिया, अब क्या करना है? हमें ग्रेन्स को उस जो हमारा क्रॉप है पूरा उससे अलग करना होता है ना, शाफ्ट से उसको सेपरेट करना होता है। तो सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग करते हैं, ये थ्रेशिंग एंड विनोइंग ये सब हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में लास्ट क्लास के पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था थ्रेशिंग, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? ये मशीन होती है, इस तरह की मशीन्स होती हैं, इसको बोलते हैं इस मशीन को। ये हेल्प करता है, इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होता है। ये हार्वेस्ट भी करते रहता है, मतलब कि कट भी करते रहता है, और ये सीड्स को शाफ्ट से अलग भी करता रहता है, ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग भी करता है, ठीक है। देखिए ये हो गया कंबाइन, ठीक है। अब तो जो फार्मर्स के छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इतना बड़ा बड़ा मशीन, कंबाइन टाइप का मशीन लाके नहीं करेंगे। वो लोग क्या करते हैं? मैनुअली अपना सिकल से हार्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग कैसे करेंगे? विनोइंग प्रोसेस से। ये हमने क्लास 6 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये देखिए जब हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, तो जो अगर हमने उसको क्लोज टू द ग्राउंड से कट किया है, पुल आउट नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत उसका रह जाता है फील्ड में, है ना, उसको बोलते हैं स्टब्स, ठीक है। उस स्टब्स जो है लेफ्ट इन द फील्ड, ठीक है, वो उसको बाद में क्या करते हैं फार्मर्स? उसको जला देते हैं, ठीक है। उसको जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, परेली जलाते रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली साइड में बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो वही परेली यही है, जो स्टब्स रह जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से एक तो पोल्यूशन होता है, दूसरा ये भी होता है कि आसपास के जो क्रॉप्स हैं वो भी, अगर उनको भी आग लग जाती है तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से हार्वेस्टिंग का ख़त्म। अब देखिए हमारी इंडिया जो है उसमें ये जो 3-4 मंथ्स का हार्ड वर्क है क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का, तो जब हार्वेस्टिंग होती है तो हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जनवरी में आपने मकर संक्रांति सुना होगा, ठीक है, पोंगल है, बैसाखी है, लोहड़ी है, ठीक है। ये सब जो है इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये हार्वेस्ट किया हमने, नई फसल को काट के हम अपने घर लाए हैं। फार्मर्स आर वेरी हैप्पी क्योंकि उनका जो हार्ड वर्क है फाइनली इट हैज़ पेड देम ऑफ, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू, ठीक है। ये सब जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं स्टोरेज के बारे में। अब देखिए जब क्रॉप्स फील्ड में ग्रो हो चुकी, उनको हार्वेस्ट कर लिया, उनको शेफ से उनके ग्रेन्स को अलग कर लिया, अब उन ग्रेन्स को ढंग से अगर हम स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ख़राब हो जाएगा और किसी के यूज़ लायक नहीं रहेगा। इसीलिए स्टोरेज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। अगर हार्वेस्टेड क्रॉप्स को हमें बहुत टाइम तक रखना है तो उनको हमें किस से बचाना होगा? हमें उन्हें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से,
से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो अगर हमें फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर करना है तो उन्हें पहले हमें ड्राई करना पड़ता है, ठीक है। उसको ड्राई करेंगे, अगर ड्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और फिर वो हमारे ग्रेन्स को ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को पहले ड्राई करते हैं, उसके बाद ही उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रेन्स को हाँ, ठीक है। इसकी जब हम इसको ड्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और वो हमारे इंसेक्ट्स को या माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। Hence, before storing them, the grains are properly dried up in the sun, which reduces the moisture in them. This prevents the attack of insects, pests, and microbes. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया स्टोरेज से पहले क्या करना है। अब स्टोरेज किस में करते हैं, ये देखिए फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं किस में, जूट बैग्स में, ठीक है। जूट बैग्स होते हैं या फिर मेटालिक बिन्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें स्टोर करते हैं। जब लार्ज स्केल पर स्टोरेज होता है तो उसको स्टोर करते हैं सिलोज में, ठीक है, या ग्रैनरीज में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस FCI लिखा हुआ है ना, इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स से ग्रेन्स खरीद के रखते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स को स्टोर करना होता है, तो इस तरह से वो बड़े बड़े सिलोज में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैनरीज। ग्रैनरीज ये देखिए बड़े बड़े गोडाउन्स टाइप के होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, उसमें इस तरह से जूट बैग्स में उसको ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब जब स्टोर करते हैं ना तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, ठीक है। घर पे तो हम ड्राइड नीम लीव्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जब ग्रेन्स को गोडाउन्स वगैरह में इस तरह से ग्रैनरीज में स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, नीम लीव्स नहीं यूज़ करते हैं, हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा स्टोरेज कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब हमें देखिए ये दिया हुआ है एक्टिविटी 1.3, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो फूड लिखना है जो आपको एनिमल से मिलता है और फिर कौन से एनिमल से मिलता है वो आपको लिखना है। एक दिया हुआ है जैसे मिल्क है तो काऊ, बफेलो, शीप, गोट, है ना, शी गोट, शी कैमल, ये लिखा हुआ है। इसी तरह से आप और भी जो फूड हमें एनिमल से मिलता है उसके बारे में लिखिए, ठीक है। आफ्टर यू कंप्लीट दिस टेबल यू विल रियलाइज़ कि हमें जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उसी तरह से हम एनिमल से भी हमें बहुत सारे खाने के चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे फ़िशेस वगैरह को ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ईज़िली मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो जैसे हम कहते हैं ना कि हम वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो वेजिटेरियन हो लेकिन क्या आप दूध नहीं पीते हो, पनीर नहीं खाते हो, चीज़ नहीं खाते हो, बटर खाते हो, घी खाते हो, तो ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो वेजिटेरियंस भी हैं वो लोग भी एनिमल पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। तो जैसे क्रॉप प्रोडक्शन इतना बड़ा टास्क होता है, इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह एनिमल्स से भी जब फूड हमें लेना है तो उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एनिमल्स को पालना, उन्हें खिलाना पिलाना, एक तरह से उन्हें फूड, शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करना, ये सब जब बड़े स्केल पे किया जाता है ना, काफ़ी सारे एनिमल्स को आप अपना एक फार्म में रख रहे हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उन्हें केयर दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री होता है उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फ़िश जो होती है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन D, ठीक है।
तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि जो एनिमल से भी हमें फूड मिलता है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे डाइट का पार्ट होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, तो और जो लार्ज स्केल पे हम एनिमल्स को फूड, शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। और कीवर्ड्स आप देख लीजिए एक बार, आप ये जो हम यहाँ पे दिया होता है व्हाट यू हैव लर्नड, इसको एक बार रीड कर लीजिए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। जो कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पे जो भी न्यू वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।